ठीक है, जो प्रश्न पत्र मैंने भेजा है उसको आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में उसके उत्तर को लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे तो प्रैक्टिस बनी रहेगी और स्कूल खुलने पर जितने दिन पढ़ाई होगी उतने दिन में आप लोग करके मुझसे उसको चेक भी कराएंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में? और जहां किसी भी तरह की समस्या होगी वहां मुझसे पूछेंगे। ठीक है, लेकिन जो प्रश्न पत्र मैंने भेजा है उसको आप लोग जितनी जल्दी हो सके सभी बच्चे उसको सॉल्व कर लें। ओके, अच्छा, उसके बाद कल मैंने आपका पोर्शन भेज दिया 4th पीरियोडिक का, सभी बच्चों ने देखा? हाँ, यस मैम। कौन कौन सा चैप्टर है बताओ? कामचोर, सोना और निर्माण, सोना और कामचोर। कामचोर और सोना और निर्माण। सोना और निर्माण। तीन ही चैप्टर है? यस मैम। अच्छा, यस मैम। ठीक है। और मैम अभ्यास सागर से भी है। और जितना ये तीनों चैप्टर जो है कामचोर, सोना और निर्माण, इन्हीं 3 पार्ट से आपका अभ्यास सागर से भी रहेगा। क्लियर? सबको समझ में आ गई बात? यस मैम। कोई समस्या और शंका तो नहीं है? नो मैम। अभी फिलहाल हम मैम। लोग जो कर रहे थे अभ्यास सागर उस पर आते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कहाँ तक किया था बताइए? पेज नंबर 132। हाँ, 132। 131 में पेज नंबर 132 काव्यांश 31 तक कंप्लीट हो गया था, आज 32 से शुरू करना था। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक निकाल लिए हैं? हाँ, यस मैम। जरा वीडियो भी तो ऑन करो ताकि मैं देखूं। वीडियो ऑन करो, अपनी अपनी किताबें खोलो, खोल कर सामने रखो ताकि मैं देखूं। हाँ, कुमार, कुमारी सृष्टि, कुमार अंशु, हाँ, बाकी बच्चे अभी सिर्फ 13 बच्चे ही जुड़े हैं। तो क्या आप लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ 13 बच्चों से ही समस्या का समाधान हो जाएगा? अब तो स्कूल खुल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो रिवीजन, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, तो जो बच्चे इससे वंचित रह जाएंगे, यानी ना वो सिलेबस कंप्लीट करने में उनकी कोई सहभागिता रहेगी, भूमिका रहेगी, और ना ही रिवीजन में, then how can they complete their syllabus for 4th periodic and for final? I don't know. मुझे नहीं पता कि वो बच्चे कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है। इसका मतलब नेग्लिजेंसी रिगार्डिंग देयर स्टडीज। उनको लग रहा है कि पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, बिना पढ़े ही सब कुछ हो जाएगा। किसका वीडियो ऑन है ऑफ करो, आवाज आ रही है घर में? आदर्श कुमार। चलिए, कोई बात नहीं, मैं बार बार इस बात को फोकस करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि जो बच्चे पढ़ाई को बहुत हल्के में लेते हैं वो जीवन में शायद कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अभी छोटी कक्षाओं में तो ये हाल है, तो 9th में क्या होगा, 10th में क्या होगा, आगे क्या होगा, सोचते ही नहीं है। ना ये सोचते हैं ना इनके अभिभावक सोचते हैं। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उससे नहीं मतलब है, बस रिजल्ट भरपूर चाहिए, मार्क्स भरपूर चाहिए। ब्लैंक कॉपी में क्या कभी मार्क्स मिलता है क्या? एनीवे, चलिए आप लोग अपनी अपनी किताबें खोलिए और वीडियो ऑन कीजिए ताकि मैं देखूं। वीडियो को ऑफ मत कीजिए, ऑन कीजिए। सभी बच्चे, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आई थिंक 14 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन माय हिंदी क्लास। ऑल ऑफ यू ओपन योर वीडियो। चलिए, ताकि मैं देखूं और मेरे साथ साथ सब लोग चलिए। सामने कोहरा घना है, मैं काव्यांश को पढ़ रही हूं, आप लोग भी ध्यान से इसको सुनिए। सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूं, क्या इसी एहसास में जीऊं, या जैसा भी हूं नन्हा सा एक दिया तो हूं, क्यों ना उसी की उजास में जीऊं, हर आने वाला क्षण मुझे यही कहता है, अरे भाई तुम सूरज तो नहीं हो
और मैं कहता हूँ न सही सूरज, एक नन्हा दिया तो हूँ। जितनी भी है लौ मुझ में, उसे लेकर जिया तो हूँ। कम से कम मैं उनमें तो नहीं, जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं, हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं। उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू आंगन में, उन्हें भी मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं। कुछ तो कुछ आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा बच्चों। हाँ, किसी को कुछ समझ में आया इस काव्यांश का? ये अपठित Yes, ma'am. काव्यांश है। जिस बच्चे को कुछ भी समझ में आया है जरा मुझे बताओ, तब फिर मैं बता रही हूँ। मैम। हाँ बोलो। आयुष रतन यस मैम। बोलो। मैम, यहाँ कवि कह रहे हैं कि सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ। यानी उनका कहना है कि सामने मेरे बहुत सारी दिक्कतें हैं, हाँ लेकिन मैं उन दिक्कतों का तुरंत सामना नहीं कर सकता। हाँ लेकिन इसी हिसाब में मैं इस अपने मुश्किलों को हटाना छोड़ दूं, या मैं भी एक दिया हूँ, मैं धीरे धीरे अपने इन मुश्किलों को पार कर पाऊंगा। हाँ मुझ में जितनी भी क्षमता है, मैं अपनी उच्च क्षमता से अपनी हाँ मुसीबतों को पार करूंगा। मेरा मन मुझसे हमेशा यह कहता है, अरे भाई तुम तो इतने सारी मुश्किलों को पार नहीं कर पाओगे इतनी आसानी से। तो वह कहते हैं कि अगर मैं इतनी आसानी से ना पार कर सका तो क्या, मैं अपनी हिम्मत से धीरे धीरे इन मुश्किलों या बाधाओं को पार कर लूंगा। कम से कम मैं उन कैसों में तो नहीं हूँ जो अपने आत्मविश्वास खो बैठते हैं और अपनी मुश्किलों से लड़ने के लिए ताकत नहीं रखते हैं। या मैं उन लोगों में से तो भी नहीं हूँ जो अपने दिल में यह मान बैठते हैं कि मुझसे यह काम नहीं होगा और हर समय सोचते रहते हैं कि मैं इन बाधाओं को कभी नहीं पार कर पाऊंगा। ये मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो हल मिलते ही इन्हें यह सोचकर हटा दूं कि वह कठिन है, यह मुझसे नहीं होगा। मैं तो अपना काम अच्छे से करता ही रहूंगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोले। तुमने इस पूरी कविता का सारांश ही बता दिया। वेरी गुड। सभी बच्चों ने सुना? सभी बच्चों ने आयुष रतन को सुना? हाँ, आप लोग सहमत हैं? आयुष रतन ने जो बताया बहुत बढ़िया बताया, सटीक Yes, ma'am. बताया। यस मैम। सभी बच्चे इससे सहमत हो? हाँ, वेरी गुड। आयुष रतन ने बहुत अच्छी कोशिश की, कोशिश इसकी बहुत सफल रही। यहाँ बच्चों, कोहरा का मतलब है कोहरा। कोहरा से तात्पर्य है जीवन में आने वाली कठिनाइयां, समस्याएं। ठीक है। यहाँ कवि ने कोहरा को, या कोहरा जो भी हम लोग कहते हैं, इसको कवि ने जीवन में आने वाली परेशानियों और विघ्न बाधाओं को कहा है, कठिनाइयों को कहा है। क्योंकि इस जीवन में, इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या नहीं हो, चाहे वो समस्या छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन हर मानव के जीवन में समस्याएं रहती हैं और मनुष्य उन समस्याओं में उलझा ही नहीं रहता है, बल्कि अपनी कोशिश से उसे पार करने की कोशिश भी करता है। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में भी समस्या है तो उन समस्याओं से वो जूझता नहीं है, बस ऐसे ही बैठ जाता है। कवि कह रहे हैं कि बेशक मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं और मैं सूरज नहीं हूं, क्योंकि घने कोहरे को दूर करने के लिए सूरज की खूब तीखी रोशनी की जरूरत पड़ती है। सूरज की चमचमाती हुई रोशनी की जरूरत पड़ती है, तभी जाकर कुहासा या जो कोहरा है, आसमान में छाया हुआ कोहरा या कुहासा, वो समाप्त होता है। थोड़ी बहुत रोशनी, सूरज की रोशनी काम नहीं आती है। तो कवि कह रहे हैं कि माना मैं सूरज के समान सामर्थ्यवान नहीं हूं, बलवान नहीं हूं, मुझमें वो रोशनी नहीं है, मुझमें वो ताकत नहीं है। यहाँ सूरज से तात्पर्य है मनुष्य के अंदर जो भी कठिनाइयों से जूझने की शक्ति या सामर्थ्य है, उसका अर्थ है। ठीक है। तो क्या मैं इसी एहसास में जीऊं कि मैं एक छोटा सा नन्हा सा दिया हूं? इस छोटे से नन्हे दिए में भी उतनी रोशनी है, उतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि मैं उसी आशा में जीऊं। मेरे मन में उम्मीदें कम नहीं है। मैं बेशक सूरज के समान बहुत सामर्थ्यवान नहीं हूं, बहुत शक्तिशाली नहीं हूं, मैं एक छोटा सा नन्हा सा टिमटिमाता दिया हूं। इसका अर्थ कवि यह बता रहे हैं कि मेरे मन में बेशक
समस्याएं जीवन में हैं, लेकिन मेरे उत्साह और मेरे साहस में कोई कमी नहीं है। और हर आने वाला क्षण यानी हर आने वाली समस्या मेरे जीवन में यही कहती है, यही बताती है कि तुम सूरज नहीं हो, न सही एक छोटे से दीपक ही हो। और लौ मतलब रोशनी, लेकिन जितनी ही रोशनी, जितनी ही ताकत मुझ में है, मैं उसे ही लेकर जीऊं और अपने जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना करूं डटकर, और उनका मुकाबला करते हुए मैं आगे बढ़ूं। फिर कभी कह रहे हैं कि मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं। यहाँ चांद दिल के बुझाना से तात्पर्य है उम्मीद का दामन छोड़ देना। मैं अपने मन में उम्मीद का दामन भी नहीं छोड़ा हूं, मेरे मन में आशाएं भी बहुत हैं, बलवती आशाएं। हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं, यानी जो लोग, चांद जब आसमान में नहीं निकलता है, अमावस की रात में चांद नहीं दिखाई पड़ता है। अमावस की रात बहुत काली भयानक रात होती है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने जीवन में अंधेरे को हमेशा के लिए स्थापित कर दूं, बल्कि मैं उन लोगों में से हूं जो छोटा सा टिमटिमाता हुआ दिया, यानी छोटे से टिमटिमाते हुए दिए की तुलना यहाँ कवि ने आशा की किरण से की है, कि मेरे मन में उम्मीद और आशा की किरण है और मैं उस उम्मीद को कभी बुझने नहीं दूंगा और अपने जीवन में कभी कठिनाइयों को हावी नहीं होने दूंगा। यानी अपने जीवन को मैं अंधेरी, अमावस की समान काली अंधेरी रात नहीं बनाना चाहता। और फिर उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू आंगन में, यानी आशा के जो किरण हैं, उन्हें भी मैं अपनी मुट्ठियों में दबाए हुए नहीं रखूंगा, बल्कि मुट्ठी खोल दूंगा और आशा की जो किरणें हैं, जो जुगनू, छोटे छोटे जुगनू जो है वो आंगन में यदि उड़ते हैं तो उससे भी रोशनी होती है। तो मैं आशा की हर एक छोटी किरण को मैं अपने हाथ में दबा कर नहीं रखूंगा, बल्कि उसे पकड़ कर रखूंगा, छोड़ कर नहीं रखूंगा, उसे पकड़ूंगा। और अपने जीवन में जो भी अंधेरा रूपी, यहाँ कष्ट को अंधेरे से तुलना किया गया है, उनको मैं अंधेरों को भगाऊंगा आशा के छोटे छोटे जुगनुओं के सहारे, छोटे से दीपक के सहारे। यानी छोटी छोटी आशाओं और उम्मीदों के बल पर मेरे जीवन में कोई भी यदि कठिनाई या समस्या है, मैं उसे दूर अवश्य करूंगा। यानी कवि यहाँ किस भाव को प्रदर्शित करना चाहते हैं इस काव्यांश के माध्यम से? बताओ बच्चों, इस काव्यांश के माध्यम से? हाँ, कठिन परिश्रम। वेरी गुड। आत्मविश्वास है ना, दृढ़ प्रतिज्ञ है ना, जुझारू प्रवृत्ति, जूझने की प्रवृत्ति। मकड़ा को देखते हो, मकड़ा जब जाल बुनता है तो कई बार वो दीवार से नीचे गिरता है जाल बुनने में, लेकिन वो फिर उठ खड़ा होता है, फिर चढ़ने लगता है और करते 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 वो मकड़ा जो है अपना जाल बुन ही लेता है। तो हमें प्रकृति के हर एक उपादान से यह सीख लेनी चाहिए कि हम सूरज न सही, चांद ही सही, है ना, टिमटिमाते जुगनू ही सही, लेकिन हम कुछ हैं, हम में ताकत है, हम में सहन शक्ति है कि हम अपने जीवन में आए हुए कष्टों का सामना करेंगे दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, लगन के साथ, परिश्रम के साथ, जुझारू प्रवृत्ति के साथ। यानी जितने सकारात्मक विचार हैं उन सभी विचारों को हम अपने मन में रखते हुए जीवन में आए हुए समस्याओं का जरूर सामना करेंगे। आई बात समझ में बच्चों? हाँ, ये कविता का, इस काव्यांश का मुख्य भाव है। अब यहाँ पर कवि प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो बच्चों, जब काव्यांश या किसी भी अपठित काव्यांश या पठित काव्यांश का जब अर्थ समझ में आ जाएगा आप लोगों को, तो दुनिया का कोई भी प्रश्न कहीं से भी आए आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। ओके, अब यहाँ बताइए, कोहरा और दिया किसके प्रतीक हैं? कोहरा अंधकार का प्रतीक है और दिया प्रकाश का प्रतीक है। तो जीवन के संदर्भ में कोहरा अंधेरे और जीवन में आए कष्टों का प्रतीक है। चलो लिखो, सभी बच्चे लिखे इस चीज को। कोहरा अंधेरे और जीवन में आए कष्टों का प्रतीक है। लिखो, कोहरा अंधेरे और जीवन में आए हुए कष्टों का प्रतीक है। सभी बच्चे लिखें, कोहरा अंधेरे और जीवन में आए हुए कष्टों का प्रतीक है। ठीक है, यहां तक लिखे।
सभी बच्चे लिखते चलो, सबका फिर वीडियो ऑफ हो गया। कम से कम वीडियो खोलो और लिख रहे हो कि नहीं मुझे दिखाते चलो। सभी लोग अपना वीडियो ऑन करो। वंदना का ऑन हो गया, कुमारी सृष्टि, आशीष कुमार, सौर्यम राज, मानसी सिंह, भव्या, वेदांश, सभी खोलो अपना अपना वीडियो और मेरे साथ साथ लिखते चलो। भव्या सिंह, आदर्श कुमार, गौरव कुमार, अंकित राज, हर्षमित। सिर्फ आप लोग बैठे मत रहिए, क्योंकि स्कूल में मैं दोबारा ये नहीं लिखवाने वाली हूँ। किसी भी बच्चे का यदि बिना लिखा हुआ रहा और मुझे किसी ने कहा कि मैडम लिखवाइए, मैं कतई नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पढ़ा रही हूँ। अब आप शामिल नहीं हो रहे हैं कक्षा में, ये आपकी समस्या है। चलिए लिखिए, कोहरा अंधेरे और जीवन में आए हुए कष्टों का प्रतीक है। लिख लिए इतना सब लोग? हाँ, यस मैम। और दिया, दिया को भी सिंगल इन्वर्टेड में कॉमा में लिखो। कोहरा को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और दिया को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। और दिया, रोशनी, दिया, किसके घर से आवाज आ रही है? अभिनय, वीडियो ऑफ करो। और दिया रोशनी और खुशियों का प्रतीक है, और दिया रोशनी और खुशियों का प्रतीक है। लिखे, और दिया रोशनी और खुशियों का प्रतीक है। वर्तनी गलत नहीं लिखोगे, प्रतीक का भी वर्तनी इसमें दिया हुआ है, प्रश्न में देखकर सही लिखोगे। चलो ख नंबर की ओर बढ़ूं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, क्योंकि आप लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इतना धीरे धीरे तुम लोग लिखोगे तो कैसे होगा। ख, जो चांद दिल के बुझाए बैठे से क्या तात्पर्य है? मन में आशा रूपी दीपक, देखो इसका उत्तर, मन में आशा रूपी दीपक को बुझाए बैठे हैं। ख, ख का उत्तर लिखो, मन में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे इसको, मन में आशा रूपी दीपक, इस यहां तक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद। मन में आशा रूपी दीपक को बुझाए बैठे हैं, ये ख नंबर हो गया। मन में आशा रूपी दीपक को बुझाए बैठे हैं। हो गया सभी बच्चों का? आगे बढ़ू? यस मैम। उड़ते हुए जुगनू से क्या तात्पर्य है? आशा की किरणें, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, आशा की किरणें जिनकी तुलना जुगनू से की गई है। उड़ते हुए जुगनू से क्या तात्पर्य है? इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, आशा की किरणें। यहाँ जुगनू को किरण के समान माना गया है। आशा की किरणें जिनकी तुलना जुगनू से की गई है। आशा की किरणें जिनकी तुलना जुगनू से की गई है। हो गया बच्चों? आगे बढ़ूं? यस मैम। घ, जुगनुओं को कौन मुट्ठियों में दबाए बैठा है? लिखो, निराशावादी मनुष्य। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, निराशावादी मनुष्य जुगनुओं को मुट्ठियों में दबाए बैठा है। निराशावादी मनुष्य जुगनुओं को मुट्ठियों में, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही देखकर लिखोगे, मुट्ठियों में दबाए बैठा है। लिख लिए बच्चों? निराशावादी मनुष्य जुगनुओं को मुट्ठियों में दबाए बैठा है। हो गया? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अंग, इस काव्यांश से क्या संदेश मिलता है? चलिए लिखिए, हमें आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहली पंक्ति, हमें आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें आशा का दामन
कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पूर्ण विराम। जीवन में कैसी भी समस्या, जीवन में कैसी भी समस्या या कठिनाइयां, जीवन में कैसी भी समस्या या कठिनाइयां, क ठ में छोटी की मात्रा, न आकार छोटी ई, य आकार चंद्र बिंदु, कठिनाइयां। जीवन में कैसी भी समस्या या कठिनाइयां क्यों न आए, आए ए के ऊपर चंद्र बिंदु, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयां बहुवचन है ना। कैसी भी समस्या या कठिनाइयां क्यों न आए, कौमा, हमें उनका सामना डटकर करना चाहिए। हमें उनका सामना डटकर करना चाहिए। हमें आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पूर्ण विराम। जीवन में कैसी भी समस्या या कठिनाइयां क्यों न आए, कौमा, हमें उनका सामना डटकर करना चाहिए। ओके, हमें उनका सामना डटकर करना चाहिए। हो गया बच्चों? हाँ यस मैम। हो गया। चलिए अब पेज नंबर 133 पर आइए। यहाँ संधि विच्छेद दिया हुआ है, उदयाचल। क्या होगा? उदय प्लस अचल, इसका संधि विच्छेद उदय प्लस अचल। लिख रहे हो सब लोग? यस मैम। उदय प्लस अचल। दूसरा ख, सुखानुभूति। सुख जोड़ अनुभूति। यस, सुख जोड़ अनुभूति। अनुभूति की वर्तनी में बोल रही हूं। अ, न में छोटा उ की मात्रा, भ में बड़ा उ की मात्रा, त में हर्षिका छोटी की मात्रा। अनुभूति, सुख प्लस अनुभूति। सम्मान, सम, म के नीचे, म के नीचे हल चिन्ह होगा, सम प्लस मान, सम प्लस मान, और पहले वाले म के नीचे हल चिन्ह होगा। संतोष, सम प्लस तोष, इस म के नीचे भी हल चिन्ह होगा, सम प्लस तोष। ठीक है। अंग, वाक, वाकर वाक, क के नीचे हल चिन्ह होगा, वाक व्यापार के लिए वाक, क के नीचे हल चिन्ह प्लस व्यापार, वाक व्यापार। हो गया। फिर से मिला लें, उदय प्लस अचल, यस मैम। सुख प्लस अनुभूति, सम प्लस मान, सम प्लस तोष, वाक प्लस व्यापार। क्लियर हो गया सबका? यस मैम। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों के अब संधि कीजिए। मत जोड़ अनुसार, मतानुसार। मतानुसार। यस, म त का ता, न में छोटा उ की मात्रा नू, स का सा र, मतानुसार। कपि प्लस ईश, कपीश। क, प दीर्घिकार पी, तालाब्य श, कपीश। तथा जोड़ एव, तथैव। तथैव। हाँ। परम जोड़ अणु, परमाणु। परमाणु। पर म कर मा, और मूर्धन्य न में हर्षुकार छोटा उ की मात्रा, परमाणु। ब्रह्म जोड़ ऋषि, ब्रह्मर्षि। हाँ, ब्र जैसे लिखा वैसे ही लिखोगे, ह में जैसे हल है वैसे ही लिखोगे, म वैसे ही लिखोगे, और री हट जाएगा, मूर्धन्य श में छोटी की मात्रा उस पर रेफ हो जाएगा, ब्रह्मर्षि। समझ गए? वर्तनी समझ गए? यस मैम। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा यानी जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते। ठीक है, उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा, है ना। लाल, लाल का क्या होगा? लालिमा। लालिमा। ल आकार ला, ल में छोटी की मात्रा ली, म आकार मा, लालिमा। ठीक है। भटकना का भटकाव, भ ट क कर का व, भटकाव।
भटकना का ये भाववाचक संज्ञा भटकाव। समीप का सामीप्य, दंत स आकार, म दीर्घिकार, आधा प य, सामीप्य। शिव का शैव, शाख। तालाब श में ए की मात्रा, शैव व, शैव। हो गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, ये वाक्य प्रयोग आपको स्वयं कर लेना है, मैं समझा दे रही हूँ। कभी भी मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ, कभी भी सर्वनाम शब्दों से वाक्यों का निर्माण शुरुआत नहीं करनी चाहिए। यानी प्रारंभ में ही सर्वनाम शब्द, जैसे आप लोग बहुत सारे सर्वनामों का ही प्रयोग करते हो शुरू में ही, लेकिन कभी भी वाक्य के प्रारंभ जो शुरुआत की करते हैं हम लोग, आरंभ करते हैं, संज्ञा शब्दों से होना चाहिए। कभी भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए शुरू में ही। बीच में अवश्य करें लेकिन आरंभ में नहीं। जैसे दुखियों, समाज में दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? चाहे तो लिख भी सकते हो, लिख भी लो तुम लोग। समाज में दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। दीन दुखियों में योजक चिन्ह होगा। द में बड़ी की मात्रा दीन, इस दिन का मतलब होता है गरीब, और द में छोटी की मात्रा दीन का मतलब हो जाएगा दिवस। तो समाज में, समाज शब्द जो है वो आपका सर्वनाम नहीं है ना, संज्ञा है, इसीलिए संज्ञा शब्दों से शुरुआत करनी चाहिए। समाज में दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। लिख लिए सब लोग? यस मैम। समाज में दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। दीन दुखियों में योजक चिन्ह। अधीर, अधीर शब्द भी आपका भाववाचक संज्ञा है, तो लिखो इसका भी। विषम स्थिति में हमें अधीर नहीं होना चाहिए। विषम स्थिति, व में छोटी की मात्रा वी, मूर्धन्य श म, विषम। विषम स्थिति में हमें अधीर नहीं होना चाहिए। अधीर का मतलब होता है बेचैन, यानी कठिनाइयां, परेशानियां या विषम स्थिति, जो स्थिति बराबर न हो, यानी दुख हो, उस वैसी स्थिति में हमें कभी अधीर नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, है ना। तो विषम स्थिति में हमें अधीर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है ग नंबर, कठिनाइयों। प्रत्येक व्यक्ति को कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। यहाँ कठिनाइयों जो दिया है उसे देखकर लिखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। उसके बाद है शब्द, क्या शब्द है? भजन। ईश्वर का भजन करना चाहिए। ईश्वर का भजन करना चाहिए। हो गया बच्चों? समर्थ, समर्थ व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति सबका भला करता है। समर्थ व्यक्ति सबका भला करता है। हो गया? अंग नंबर है समर्थ। समर्थ मतलब जो, जिसके पास सामर्थ्य है, किसी काम को करने की सामर्थ्य, शक्ति। ठीक है, तो समर्थ व्यक्ति सबका भला करता है। हो गया बच्चों? यस मैम। नेक्स्ट 11 नंबर, नीचे दिए गए वाक्यों का सही रूप लिखिए। ये अशुद्ध वाक्य दिया है, उसको शुद्ध करके। तो अभी आप लोग इसको लिखिए, उन बच्चे ने सेब खा लिया। क्या होगा? उन बच्चों ने सेब खा उन लिया। बच्चों ने सेब खा लिया। हाँ, तो इसको कर लोगे ना, बच्चों ने के नीचे अंडरलाइन करके ऊपर में लिख लो बच्चों, और फिर उसको वाक्य को बाद में लिख लेना आफ्टर क्लास। क्लास खत्म होगा तो अभी सिर्फ बच्चे ने है, उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लो और उसके ऊपर लिख लो सिर्फ बच्चों। यानी पंक्ति में नीचे क्या लिखना है आपको? बच्चे ने के जगह बच्चों लिखना है। उन बच्चों ने सेब खा लिया, तो बच्चे के को अंडरलाइन करके ऊपर में लिख दो बच्चों। ठीक है, उन बच्चों ने सेब खा लिया। आगे समझ में? यस मैम। हाँ, उसके बाद है
उनकी रुचि फिल्म देखना और गाना सुनना है। उनकी की जगह रुचि क्या होगा? रुचि रुचि। रुचि उनकी रुचि फिल्म, तो रुचि के नीचे अंडरलाइन करो और उसके ऊपर लिखो रुचि। ए हटा दोगे सिर्फ। देखना की जगह क्या होगा? देखना को अंडरलाइन करके उसके ऊपर सही शब्द क्या होगा? फिल्म देखने। देखना की जगह ऊपर लिख दो देखने। और गाना सुनने। सुनना को भी अंडरलाइन करो, उसके ऊपर लिखो सुनने में। सुनने के साथ में शब्द जोड़ दो, यानी उनकी रुचि फिल्म देखने और गाना सुनने में है। आई बात समझ में? सही वाक्य क्या होगा? उनकी रुचि देखने और गाना सुनने फिल्म में। देखने और गाना सुनने है। उनकी रुचि फिल्म देखने और गाना सुनने में है। तो जो सही शब्द है वो मैंने लिखवा दिया, उसको तुम लोग लिख लोगे ना? इनकम्प्लीट नहीं छोड़ोगे। ये नहीं कि बस क्लास ओवर हुआ बस निकल गए घूमने। नेक्स्ट इसको पूरा करोगे जरूर। फिर दो लड़की आ रही है, लड़की को अंडरलाइन करके ऊपर में क्या लिखोगे? लड़कियां लड़कियां क में छोटी की मात्रा की, य करिया चंद्र बिंदु। दो लड़कियां आ रही हैं। नेक्स्ट घ नंबर, आकाश में अनेक पक्षी। बिंदु डालेंगे ना मैम? जो दो लड़की आ रही हैं, है के ऊपर बिंदु। अनुस्वार, अनुस्वार अवश्य होगा, बहुवचन में अनुस्वार होता है। ये दोनों में है के नीचे भी अंडरलाइन करो, उसके ऊपर में अनुस्वार दे दो। दो लड़कियां आ रही हैं। नेक्स्ट, आकाश में अनेक पक्षी उड़ रहा है। रहा है के नीचे अंडरलाइन करके ऊपर लिखो आकाश में अनेक पक्षी उड़ रहे हैं। बहुवचन में है होगा। उन कमरे में बिजली नहीं है। उस कमरे में, उन कमरे में बिजली नहीं। उस कमरे में, उन कमरे में नहीं, उस कमरे में बिजली नहीं है। उनको अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिखो उस कमरे में बिजली नहीं है। अब ये जितना सही है वाक्य है सबको लिख लोगे तुम लोग। मैंने ठीक करवा दिया ना सब? यस मैम। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 12। कारक चिन्ह है, उसको पहले घेरा लगाना जैसे पहले में दिया हुआ है। देश में कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया। यहाँ पर मे को सर्किल किया हुआ है। मे जो है वो कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। क्या हुआ है? में और पर भी होता है। ख नंबर, ईमानदार को मूर्ख समझा जाने लगा। यहाँ पर कौन सा होगा? कर्म कारक। कर्म पहले कारक। शब्द को तो बोलो, कारक का नाम तो को सर्किल करना है। को कर्म कारक। यहाँ पर कारक का भेद की जगह नीचे लिखो कर्म कारक। क म के ऊपर रेफ, कर्म कारक। तीसरा ग नंबर, कानून धर्म से बड़ा है। इसमें कौन सा है शब्द? अपादान कारक। कौन सा? से। करण कारक। करण कारक होगा। अपादान में अलग होने का भाव होता है, यहाँ साथ होने का भाव है, इसीलिए करण कारक होगा। राम घोड़े से गिर गया, यहाँ भी से होगा। अपादान कारक। अपादान कारक। अपा होता है, अ में कोई मात्रा नहीं होता है, अपादान होता है। अपादान नहीं होता है, अपादान। यहाँ घोड़े से गिर गया नहीं, घोड़े से अलग हो गया, इसीलिए ये अपादान कारक हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, हे प्रभु। हे क्या है? संबोधन कारक। हाँ, संबोधन। हे को सर्किल करो और उसके बगल में लिखो संबोधन। स आधा म ब कर बोधन, संबोधन कारक। उसने मुझे पहचान लिया है। उसने कौन सा होगा? कर्ता कारक। कर्ता ने कारक चिन्ह होता है ना, उसने, कर्ता। तथा संयुक्त, आधा त फिर पूरा त या त लिखकर उसको ऊपर लकीर खींच दिया जाता है ना। आ की मात्रा ऊपर रेफ, कर्ता कारक। हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ये पत्र है, ये सभी बच्चे लिख लेंगे। सड़क के चौराहे पर लाल बत्ती न होने से अनेक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। यानी जितने भी वाहन जो आते जाती गाड़ियां जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, क्योंकि चौराहे पर लाल बत्ती नहीं है। लाल बत्ती इस बात का सूचक होता है कि वहां लाल बत्ती जैसे ही जलेगी सड़क के चौराहे पर आपको रुकना है, यू हैव टू स्टे। और जैसे ग्रीन बत्ती चलेगी, ग्रीन सिग्नल होगा, आपको बढ़ना है। तो लाल बत्ती न होने से बहुत सारे वाहन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस संबंध में यातायात अधिकारी को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले सारे एंट्री लेफ्ट साइड में होता है। सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे? सेवा में यातायात अधिकारी, सेवा में। और ठीक उसके नीचे यातायात अधिकारी, कॉमा, अल्पविराम, पटना। पटना के बाद पूर्ण विराम। विषय क्या होगा?
बोलो। चौराहे पर लाल बत्ती निर्माण हेतु पत्र। हाँ, लाल बत्ती लगाए जाने हेतु, निर्माण नहीं, लाल बत्ती लगवाने हेतु, है ना, लाल बत्ती लगवाने हेतु पत्र। विषय लिख लो सब लोग। पहले सबसे ऊपर सेवा में यातायात अधिकारी के बाद अल्प विराम पटना, पटना के बाद पूर्ण विराम, और ठीक पटना के नीचे लिखो विषय, विषय लिखकर डैश, चौराहे पर लाल बत्ती लगवाने हेतु पत्र, और फिर विषय के नीचे क्या लिखोगे, महाशय, म ह आकार हा, तालाब श य, महाशय, अल्प विराम। अब पत्र जो है वो 2 स्टंजा में लिखना है, 3 स्टंजा में आप लोग लिखेंगे। सड़क के चौराहे पर, जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा रहता है बोरिंग रोड चौराहा, तो लिखेगा कि मैं बोरिंग रोड चौराहे का एक निवासी, है ना, मैं बोरिंग रोड क्षेत्र का एक निवासी। आपका ध्यान यहाँ पर, यहाँ बोरिंग रोड चौराहे पर लाल बत्ती न होने से कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि आते जाते वाहन, जो भी गाड़ी चलाने वाले चालक हैं, लाल बत्ती नहीं रहने से वो बिना रुके गाड़ी को लेकर चले जाते हैं और दूसरी दिशा से आती हुई गाड़ियों में टकराव हो जाता है, जिसके कारण कई लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। कारण बताओगे ना कि लाल बत्ती न होने से क्या होता है? यस मैम। गाड़ियां रुकती नहीं हैं और धड़धड़ाती चली जाती हैं और दूसरी दिशा से आती हुई गाड़ियों से टकरा जाती हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की अब तक जानें जा चुकी हैं। ठीक है, दूसरे स्टंजा में लिखोगे, अतः श्रीमान से इससे संबंधित यह आग्रह है कि जितनी जल्दी हो सके आप बोरिंग रोड चौराहे पर, जो बच्चा जहां भी रह रहा है ना, दानापुर चौराहा भी लिख सकते हो, कहीं का भी नाम जरूर दोगे, ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ चौराहे पर लाल बत्ती लगवाने की व्यवस्था करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। और फिर जब से 2 स्टंजा में पत्र समाप्त हो जाएगा तो ठीक फिर नीचे जहां समाप्त लिखेंगे वहां धन्यवाद, सधन्यवाद, और नीचे अंत में आपका क्या होगा, आपका नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भवदीय। लड़कियां लिखेंगी भवदिया और लड़के लिखेंगे भव द दीर्घिकार दी, भवदीय, और लड़कियां लिखेंगी उसमें बस आ की मात्रा लग जाएगा, भव द में बड़ी मात्रा दी, य करिया, भवदिया। अ ब स, अपना नाम नहीं लिखना है, अ ब स, ठीक है, और बात आ गई समझ में, धन्यवाद, ठीक है। लड़के लिखेंगे भौदिया।